अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। कुछ दिन की रुखसत पे थी, छुट्टियाँ ली हुई थी, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में हमारी एंकर पर्सन है सिद्रा मुनीर, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया आप लोगों के साथ। वो रही मॉर्निंग शो को लेकर चली, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वापस आ चुकी हूँ। कुछ चीज़ें थी, समझ लें कि जनाब एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही थी, तो सोचा थोड़ी बहुत छुट्टियां लेके आप लोगों से रुखसत लेकर तो वो ज़िंदगी का आगाज़ किया है। और अब बस आप लोगों की दुआओं के साथ आगे बढ़ते ही जाएंगे अपने प्रोग्राम में भी और अपनी ज़िंदगी में भी। लेकिन कहा जाता है कि मुआशरे में आगे बढ़ने के लिए मिलजुल कर रहना बड़ा ज़रूरी होता है, मगर मिलजुल कर रहने के लिए बातचीत का सलीका होना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये गुफ्तगू ही है जिसके ज़रिए हम दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं। ताहम गुफ्तगू का जो सलीका होना बहुत मायने रखता है। इसलिए आज हम इसी मौजू पर बात भी करेंगे कि कैसे अच्छी गुफ्तगू हमारी डेली की पब्लिक डीलिंग्स को बेहतर बनाती है। अगर किसी के पास अच्छी कम्युनिकेशन पावर हो तो लाइफ के ज़्यादातर जो हमारे मसले हैं ना, वो ख़ुद ब खुद हल हो जाते हैं। मसाइल बनते ही इस वक्त हैं जब दूसरों से हमारी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते हैं। एक अच्छी गुफ्तगू शुनीद ये है कि जब भी किसी से आप बात करें, सामने वाले की बात को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने, उसे हमेशा समझने की नीयत से सुने, ना कि जवाब देने की नीयत से। और ये बहुत रेयर होता है कि हम किसी को समझ रहे होते हैं, हम समझने की नीयत से सुने, हम सिर्फ़ और सिर्फ जवाब देने की नीयत से सुन रहे होते हैं। और कभी सामने बैठे या सामने खड़े शख्स को ये महसूस ना करवाएं कि आप उसकी बात को अहमियत ही नहीं दे रहे। अगर आप ये उसकी बात को अहमियत नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बात को भी अहमियत, वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए सिर्फ अपनी बारी पे हमने बात करनी है और इतनी ही बात करनी है जितनी आपको दरकार हो। कोशिश करें कि आपकी जो गुफ्तगू है उसमें ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज यूज़ हों जिनसे आपका जो पैगाम है, आपकी बात है, वो सामने वाले तक आसानी से पहुंच सके। हम बात करते हुए ना एक मुनफरिद अंदाज़ अपनाने की कोशिश करते हैं, हम किसी का अंदाज़ अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से बात इतनी पेचीदा और मुबहिम हो जाती है कि गुफ्तगू का जो हकीकी मकसद होता है, जो एसेंस होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। वो हम हासिल, मकसद जो है ना, वो हम हासिल ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अपनी गुफ्तगू को सादा रखें, सादा अल्फाज में गुफ्तगू करें। एक और अहम बात जो हमारे जहन में हमें रखनी चाहिए कि बातचीत के दौरान गहमा गहमी हो जाए तो भी अपना लहजा आपने नरम रखना है, मुस्बत रखना है। कभी ना कभी हो जाती है, गहमा गहमी हो जाती है, कभी कभी हमें लग रहा होता है कि कोई हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहा होता और हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी आपने उसमें अपने रवैये को, अपने लहजे को बहुत अच्छे तरीके से नरम लहजा रखना है। बात को किसी पॉइंट पर स्टक होने से बचाने के लिए ना कभी खामोशी का सहारा भी ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खामोशी भी एक बेहतरीन जवाब हुआ करती है। जहन में रखें कि जितना मर्जी बड़ा मसला हो, मसले बातचीत से ही हल होते हैं, लड़ाई झगड़े से कभी भी हल नहीं हुए। लड़ाई झगड़े से सिर्फ और सिर्फ मसले बढ़ते हैं, हल कभी भी नहीं हुए। इसलिए आपने अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड और फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज रखनी है, क्योंकि ये किसी भी अच्छी कम्युनिकेशन की एक असल खूबी होती है। और ये मत भूलें कि आप जिस जगह खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, जिस जगह जाएं उस जगह के मुताबिक अपने अल्फाज का चुनाव करें। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस, कि जहाँ पर भी आप जा रहे हैं आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की सलाहियत रखें कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, किस लहजे में आप बात कर रहे हैं, उसका लहजा कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, आपने उससे किस तरह की बात करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी पर्सनैलिटी में आपके अंदर एटलीस्ट होनी चाहिए। आपको ये भी एहसास हो कि सामने खड़ा शख्स कौन है, उससे हमने क्या बात करनी है, किस तरह की बात की जा सकती है और क्या बात हमने नहीं करनी है, किस लहजे में हमने बात करना मुनासिब समझना है और किस लहजे में हमें मुनासिब नहीं रहेगा।
किस वक्त और कितनी बात करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। गुफ्तगू शुनीद का जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, उस पर और भी बात की जा सकती है, मतलब इस चीज़ पर और भी बात की जा सकती है, मगर जितनी आज बातें हुई हैं ना, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, क्योंकि ये बातें ना सिर्फ आपकी अमली बल्कि जो ज़ाती ज़िंदगी होती है ना, उसके लिए बहुत अहमियत रखती है। और अगर मुझे लगता है कि गुफ्तगू का ये हुनर हमारे मुस्तकिल रवैये और आदत बन जाए ना, तो यकीन करें कि हम कभी भी किसी भी मैदान में मार नहीं खाएंगे। अगर हमें कम्युनिकेट करना अच्छे तरीके से आ जाए, अगर हमारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए और हम अच्छे तरीके से अल्फाज का चुनाव करें, उसको अच्छे तरीके से अपना पैगाम बता सकें कि हमने किस तरह अपनी बात को आगे तक पहुंचाना है, हमने नेक्स्ट पर्सन की वैल्यू, उसकी बात को वैल्यू भी देनी है, उसके अल्फाजों को भी हमने वैल्यू देनी है, तब हम जाके अपनी अच्छे तरीके से पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो इसके बारे में बात करना, गौर व फिक्र करना और सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ना बेहद लाजमी है। तो आज का पैगाम मुझे लगा कि जनाब मुझे अपने शो का आगाज़ इसी से करना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपसे कम्युनिकेट ही कर रही होती हूँ, और अगर मैं आपसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगी तो हमारा और आपका जो रिश्ता है वो कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा। तो जितना हमारा और आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेगा, खुश रहेंगे हम एक दूसरे के साथ, उतने अच्छे तरीके से हम ज़िंदगी आगे गुजार सकते हैं। तो हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। जनाब मौसम तो है वो दिन ब दिन पलटा ही खाता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। सुबह सवेरे अगर उठते हैं, आज जैसे मैं सुबह ऑफिस के लिए उठी हूँ तो हल्की हल्की खुनकी महसूस हो रही थी, सर्दी महसूस हो रही थी। जैसे ही दोपहर का टाइम आता है सूरज सवा नेज़े पे पहुँच जाता है और इतनी गर्मी लगती है, और रात को फिर वही जनाब हाल हो रहा होता है कि सर्दी हो गई है। तो इस तरह का मौसम चल रहा है, लेकिन इस मौसम में आपने अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज कौन सी किताब के साथ हमारा तारुफ करवाने वाले हैं वो जान लेते हैं। जी अहमद साहब बताइए। और लेविन ने इस औरत की एक और नई खसूसियत देखी जो उसे बड़ी पसंद आई। जहानत, लताफत, वक़ार और ख़ूबसूरती के अलावा उसमें सच्चाई और खुलूस भी था। वो उससे अपनी सूरत हाल की सारी मुश्किलें छुपाना नहीं चाहती थी। ये कहकर उसने ठंडी सांस भरी और उसका चेहरा यकबारगी तुंद तासुर कबूल करके गोया पत्थर का हो गया। चेहरे के इस तासुर के साथ वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, लेकिन ये तासुर नया था। ये खुशी से दमकते हुए और खुशी की किरणें बिखेरते हुए तासुरात के उस दायरे से बाहर था जिसे फ़नकार ने अपने पोर्ट्रेट में कैद किया था। लेविन ने कई दफ़ा उस पोर्ट्रेट और एना पर नज़र की जब वो भाई के बाजू का सहारा लेकर उसके साथ बुलंद दरवाजे से बाहर निकल रही थी। लेविन ने उसके लिए शफ़क़त और रहम महसूस किया, जिस पर उसे ख़ुद भी ताज्जुब हुआ। ये जो इक़्तिबास आपको सुनाया है ये एक गैर मामूली नावल है जिसका नाम है एना करेनिना, और ये लियो टॉल्स्टाई ने लिखा है और इसको इस खूबसूरत शक्ल में शाया किया है बुक होम ने जेहलम से, बुक कॉर्नर ने जेहलम से। वो बुक होम के पास की किताबें भी हमारे पास होती हैं और बुक कॉर्नर की भी, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है बाज़ों का। तो ये बुक कॉर्नर जेहलम वाले गगन शाहिद, अमर शाहिद, उन्होंने ये किताब बहुत खूबसूरत शाया की है। आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको लियो टॉल्स्टाई की शबीहें नज़र आएंगी और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इनकी सवानें वगैरह है और स्केचिंग पूरे नावल में आपको नज़र आएगी। और ये स्केचिंग जो है ये हमको नज़र आती है जो तरगनीफ़ की किताब भी उन्होंने शाया की, इन्होंने बुक कॉर्नर वालों ने ही जेहलम से, तरगनीफ़ की बाप और फादर्स एंड सन्स, बाप और बेटे, उसमें भी हमें स्केचिंग नज़र आती है। और करामाज़ोव ब्रदर्स जो है दोस्तोयस्की का, वो भी इन्होंने ही शाया किया था। उसमें और इसमें एक फ़र्क है, उसमें ग्लॉसरी है आखिर पे, इसके अलावा बहुत वो जो अहम चीज़ थी वो किरदारों का एक तारुफ था शुरू में 2 सफ़े तकरीबन 3 सफ़े, चूँकि वो भी बहुत बड़ा नावल है उसका दोस्तोयस्की का, और ये भी बहुत बड़ा नावल है, यानी अपनी ज़ख़ामत के एतबार से भी और अपने मयार के एतबार से भी बुलंद बाला नावल है। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें वो करैक्टर्स भी नहीं है, ग्लॉसरी भी नहीं है, वो होनी चाहिए थी। इसके बावजूद ये बहुत शानदार लिखा गया है, इसको छापा गया है, इसको तकी हैदर साहब ने डायरेक्टली रशियन से तर्जुमा किया है
उर्दू में मुझे अमूमन लोग पूछते हैं कि आप किस ज़ुबान में रशियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप किस ज़ुबान में पढ़ते हैं, कहते हैं हम अंग्रेज़ी में। तो मैं कहता हूँ कि हम अंग्रेज़ी में भी पढ़ते हैं, उर्दू में भी पढ़ते हैं, और अंग्रेज़ी में पढ़ना भी कोई इतना मार्का नहीं है क्योंकि वो भी तो तर्जुमा ही है। तो तसहीह तर्जुमा इसका जो किया है वो अतर रसूल हैदर ने किया है, तो ये अच्छा तर्जुमा है। सिर्फ इसका मैं तारुफ क्विकली करवाता चलूँ कि बुनियादी तौर पर इसमें 2 लव ट्रायंगल्स हैं। एक जो इक़्तिबास से आपको पता चला, ऐना जो खातून है जो प्रोटैगनिस्ट है इस नावल की, और उसके गिर्द जो व्रोंस्की है जो इसको पसंद आ जाता है, और इसका खामद अलेक्साई। अब एना क्रेनिना एक शादीशुदा खातून है और उसका एक 10 साल का बेटा भी है, लेकिन उसको व्रोंस्की पसंद आ जाता है, जिसके साथ वो अपना भरा पूरा घर छोड़ के इटली भाग जाती है। और जब वो वापस आती है तो वो ज़ाहिर है रशियन मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं रहती, वो छूत बन जाती है। लोग उससे नफ़रत करते हैं, उसकी इस हरकत से नफ़रत करते हैं। कानून के मुताबिक जब तक वो उसको तलाक नहीं देता, इसका जो खामद है, तब तक वो वरोंस्की के साथ रह नहीं सकती। तो फिर वरोंस्की से उसकी एक बेटी भी पैदा होती है। अजीब कश्मकश है कि इस बेटी से उसको कम मोहब्बत है जो कि उनका लव चाइल्ड है, और उस बेटे से जो उनका लेजिटिमेट चाइल्ड है उससे ज़्यादा मोहब्बत है। तो ऐना जो जितनी खूबसूरत इन्होंने पेंट की है लियो टॉल्स्टॉय साहब ने, वो हैरान कुन है। इतनी शानदार उसकी जो जुज़ियात हैं इस कैरेक्टर की, अगर आप फिल्म के लिखा रही हैं या नावल के अफसाने के लिखा रही हैं और आपने किरदार निगारी करनी है, तो ये नावल आपके लिए मशअल राह होगा। दूसरी जो लव ट्रायंगल है उसमें भी वरोंस्की है, लेकिन दूसरी तरफ लिवीन है जो कि हीरो है हमारे इस नावल का, और कैटी जो कि इसकी जो भाभी एना करेनिना की भाभी की बहन है। तो बहरहाल इसमें चूँकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और हम कम वक्त में इसका तारुफ नहीं करवा सकते, क्विकली और आखिर पे सिर्फ इतना सा कि क्रक्स इसका ये है कि इसमें जगह जगह पे, अगरचे बहुत तवील नावल है लेकिन जगह जगह पे आपको प्लॉट पॉइंट्स नज़र आते हैं, हाई पॉइंट्स नज़र आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अपने अरूज पे पहुंच जाता है, और उसके बाद जिस महारत से टॉल्स्टॉय साहब इसको रिजॉल्व करते हैं वो टॉल्स्टॉय का ही खासा है। और आखिरी बात इस ज़िम्न में कि अगर आपने जुज़ियात निगारी, नफ्सियाती कश्मकशें और उसकी भी जुज़ियात निगारी है, हत्ता कि कुत्ता क्या सोच रहा है, एक बिल्ली क्या सोच रही है, एक घोड़ा क्या सोच रहा है, वो तमाम चीज़ें भी लिखना सीखना है, तो आपको ये एना करेनिना एक दफ़ा लाजमी पढ़ना पड़ेगा, बल्कि एक दफ़ा नहीं बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इससे अच्छा जुज़ियात निगारी में कोई और नावल नहीं पढ़ा। ये शानदार नावल है, इसीलिए कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नावल निगार लियो टॉल्स्टॉय है। ठीक है जी, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ योगा के हवाले से बात कर लेते हैं और सुलाफ़े नकवी योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और आज की योगा की क्लासेस सुलाफ़े से ले लेते हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़े नकवी, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के क्योर पर। बहुत सारे लोग, जाहिर है हम लोग भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं, और डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिटीग में भी लेकर जा सकती है, और आपको एक अलग सा एक स्ट्रेस भी होता है कि ये खाऊं क्या करूं, ये क्योर की तरफ भी जाएगा या मैनेज हो जाएगा, और दवाइयों से हम लोग अलग तंग आए होते हैं, बट मेडिसिन नहीं छुड़वाएंगे। साथ ही साथ आपको बस ये बताएंगे कि योगा के ज़रिए आप डायबिटीज़ को किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनके लिए एक अनकंट्रोलेबल चीज़ हो जाती है, ये एक ऐसी कंडीशन है कि वो उनको थका वो फील करते हैं हर वक्त, या कई दफ़ा स्वेटिंग हो रही है, शुगर लो हो गई, हाई हो गई, तो इस सब के साथ उनको और भी विजन के इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं, और फैट का इशू भी आना शुरू हो जाता है जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों को सेंट्रल ओबेसिटी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस सब जो उसके डायबिटीज़ की वजह से होने वाले मसाइल हैं, साथ ही साथ योगा में हम उसको कवर करेंगे कि किस तरह से आप इसको क्योर या मैनेजमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो होगी, सबसे पहले एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एक प्रेशर पॉइंट बता दूं। हमारे जो पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रेशर पॉइंट होता है, आपका डोमिनेंट हैंड होगा, यानी आप अपने लेफ्ट हैंड पर इसको परफॉर्म करेंगे। आप समझ लें जहां आपकी लाइफ लाइन है, इस साइड पर यहाँ आपने इसको प्रेस करके रखना है। इसको यहाँ पर या तो पल्सेटिंग एक आप समझ लें, या पल्सेस आप करेंगे, और
30 सेकंड से 1 मिनट तक 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे और उसके बाद इस किडनी के पॉइंट को भी आप यहाँ पर दबा सकते हैं ताकि वो चीज़ें बैलेंस हो जाएं। सो पेंक्रियाज का पॉइंट यहाँ एंड देन ये सेंटर में आपने 30 सेकंड्स या 1 मिनट यहाँ पर, 30 सेकंड्स एंड 1 मिनट यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे और आपको एक फ्रेशनेस भी फील होगी इसके बाद जो आपको फिटीग हो रही है। अब हम चलते हैं अपने मैट पर और आपको बाकी सारी एक्सरसाइजेज वहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से ये होगा। डायबिटीज़ वालों के लिए सीरियसली मूव करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये एक चैलेंज है अगर उनको बता दिया जाए कि आपको एक्सरसाइज करनी है, जो कि उनको करनी चाहिए, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एक बिगिनर लेवल से जो कि उनके लिए आसान हो। पेंक्रियाज की बात हो रही थी तो उनको एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा आसन है योगा का। वो किस तरह से होगा कि हम जिस तरह कहते हैं वज्र आसन में, आप वज्र आसन में आ जाएंगे और आपने अपनी लेग्स को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आप वाइड करेंगे और अपने हाथों की, हम जिसे कहते हैं फिस्ट बनाना, वो बनाई और अपनी नेवल पर यानी कि नाफ पर आप इस चीज़ को रखेंगे। इनहेल करेंगे, बैक में आर्च लाएंगे एंड एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड यहाँ तक एंड यहाँ 10 सेकेंड्स का ब्रेक एक्सहेलेशन के बाद एंड अगेन इनहेल। इस तरह से आप आकर इस पोस्चर को यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे। आप चाहें तो आप 30 सेकंड तक इसी चीज़ को दोहरा सकते हैं। ये 2 से 3 दफ़ा बन जाएगा बिकॉज़ 10 सेकंड्स आपको यहाँ पर फ्लोर पर रहना है और इस तरह से आपको फील भी होगा कि जो लोग भी फटीग है या एनर्जी बहुत कम फील हो रही है, इन पोस्चर्स को करने के बाद एक बेटरमेंट आपकी तबीयत में आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आसान चीज़ क्या होती है, आपने इनहेल करना है, बेशक यहाँ पर स्ट्रेच करें ख़ुद को एंड एक्सहेल, चाइल्ड्स पोज, यहाँ चले गए एंड rest for 1 minute. Inhale from your nose and exhale through your mouth. And exhale. जैसे ही आपने इसको 1 मिनट तक परफॉर्म किया, चाहे तो आप सारी एक्सरसाइजेस को शुरू से लेकर एक दफ़ा दोहराएंगे सर्किट में, या आप चाहें तो एक ही एक्सरसाइज को 2 से 3 दफ़ा दोहरा के फिर नेक्स्ट चीज़ पर मूव कर जाएंगे। एंड देन आपका एक ट्विस्ट आता है। अगैन जिस तरह मैंने कहा, हमने एक सेंट्रल एरिया को हमने टारगेट करना होता है योगा में जब हम बात कर रहे होते हैं डायबिटीज़ के क्योर की। तो आपने स्पाइनल ट्विस्ट कैसे किया कि एक लेग को यहाँ ले आएंगे। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप अपनी लेग वहाँ भी रहती है या स्ट्रेट भी रहती है तो तब भी आपके लिए ठीक होगा। आपने एक्सहेल किया, एक हाथ आपका फ्लोर पर होगा एंड ट्विस्ट, और जैसे ही वापस आएंगे तो एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। कोशिश करें कि आप इसको प्रेस कर कर रखें अपने पेट के साथ एंड एग्जैक्टली इसी तरह आप इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यानी यहाँ आपने इसको रखा एंड इनहेल करते हुए आप गए, 2 ब्रेथ्स के बाद एक्सहेल एंड स्लोली आपने इस पोस्चर को रिलीज़ कर देना है। अगर शुरू में यहाँ तक आपकी लेग्स रहती हैं तब भी ठीक रहेगा, बस आप पोस्चर को फॉलो करें। उसके बाद आपने क्या किया, जिसे हम बैक स्ट्रेच भी कहते हैं, लेकिन इसमें एहतियात करनी होगी। प्रेग्नेंट वुमेन को और सायाटिका वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, और जिनको सर्वाइकल का इशू है वो भी बहुत एहतियात से इसको करें। इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल, जहाँ तक आपके हाथ जाते हैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। इसमें गोल सिर्फ आपका ये होना चाहिए, इस रीजन को आपने अपने एब्डोमेन रीजन को स्क्वीज़ किया, नेक डाउन। 1 मिनट तक या 30 सेकंड्स तक आप यहाँ रहे। तो इस पोस्चर को आपने आराम से यहाँ रिलीज़ करना है, और जैसे ही अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो तब आप इसको बहुत कम आगे जाएंगे या वहीं पर इसको रिलीज़ कर देंगे। अगर आप पोस्चर के अंदर थे और आपको कोई बैक में पेन शुरू हो गया या कोई स्टैबिंग पेन फील हो रहा है तो आप उसी टाइम पर इसको रिलीज़ कर देंगे। अगर किसी को आर्थराइटिस या जॉइंट का कोई पेन का इशू है तो आप इस एरिया को या तो थोड़ा सा उठा कर रखेंगे या यहाँ पर कोई कुशन रख लें अपने कंफर्ट के लिए, तो आपको फील होगा कि आप ये पोस्चर इजीली कर पा रहे हैं। या सबसे आसान चीज़, वो लोग जो बिल्कुल ही इसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपने अपनी लेग्स को यहाँ रखा, हाथों को पीछे लॉक किया, इनहेल एक्सहेल, सिंपल यहाँ पर, या अपने हाथों को यहाँ ले आए, 'and exhale. Inhale
लॉक एंड एक्सहेल। इस तरह आप इसको परफॉर्म करेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट तक। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप इसको परफॉर्म कर रहे थे तो जो आपकी मेंटल स्टेट पहले थी वो बेहतर होना शुरू हो गई है। और हमेशा मैं कहती हूँ जब भी कोई एक्सरसाइज या कोई भी रूटीन पर आप आते हैं तो आप उसको पहले नोटिस करें कि उसको करने से पहले आपके जो मेंटल स्टेट थी वो क्या थी, और हमेशा अपने आप को एफर्मेशन जो भी पॉजिटिव होती है उसका ज़रूर आप अपनी लाइफ में उसको शामिल करें। सबसे आसान एफर्मेशन जो हमेशा मैंने आपको बताई है वो यही होती है कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम एट पीस, आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। होता ये है कि अक्सर जब भी हम बीमार होते हैं हम उस टाइम पर थोड़े से अनग्रेटफुल हो जाते हैं बिकॉज एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बट अपने आप से कहें आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड, ताकि लफ्ज़ जो हैं वो मैनिफेस्टेशन की तरफ जाएं और पॉजिटिविटी आपके इर्द गिर्द हो। सो ये बीमारी आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, बस आप रिलैक्स रहें, इसको होस्ट करें आराम से, और आप इसके क्योर और मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं योगा करके एंड खुश रह के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हैप्पीनेस। एंड आई होप कि जो भी लोग जागो लाहौर के हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे थे और अगर खुदा न ख्वास्ता आप इस मसले से गुजर भी रहे हैं तो आप इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे तो अपना फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं क्योंकि हमें उसका इंतज़ार रहता है। सो अभी तक के लिए इतना ही। सुलाफ़ नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सुलाफ़ नकवी हमारे साथ मौजूद थी और आज की योगा क्लासेस उन्होंने हमें दे दी हैं। सुलाफ़, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और जनाब आपको बताऊं कि इंसान का कद एक ऐसी अहम चीज़ है जिसके ज़रिए उसकी एतमाद और दूसरों पर रोब और दबदबा रहता है, लेकिन अगर कद छोटा रह जाए तो इंसान एहसास कमतरी का शिकार होने के साथ साथ ना लोगों की नज़र में अपनी शख्सियत और अहमियत का एतमाद हासिल नहीं कर पाता है। कद का ताल्लुक दो चीज़ों से होता है, एक तो आपकी जीन्स है और दूसरा के इंसान की डाइट और जिस्म की नशोनुमा। लेकिन 18 साल के बाद आमतौर पर हमें सुनने को मिलता है कि कद बढ़ना रुक जाता है। 18 साल से पहले आपका जितना कद बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है, मगर आज हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जो दावा करते हैं कि वो 18 साल की उम्र के बाद भी इंसानी हाइट में इजाफा मुमकिन बना सकते हैं। तो आज का ये सेगमेंट करने का हमारा यही मकसद था कि चंद ऐसी टिप्स आपको ज़रूर बताई जाएं जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी बच्चों की ज़हनी सलाहियत और कद की कमी का जो सदेबाब है वो हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्या 18 साल की उम्र के बाद भी अपना कद बढ़ाया जा सकता है, ये हम जानेंगे होम्योपैथिक तरीका इलाज में। डॉक्टर हमजा बुखारी हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि होम्योपैथिक हैं और बड़ा अच्छा इलाज उनके पास मौजूद होता है। हर बीमारी का होम्योपैथिक इलाज मौजूद है, तो क्या कद बढ़ाने का भी इलाज होम्योपैथिक में है या नहीं है, इस पर डॉक्टर हमजा से ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। डॉक्टर साहब, कद बढ़ाने का इलाज होम्योपैथिक में है या नहीं है, और दूसरा ये कि हमने तो ये सुना है हर जगह ही कि जनाब 18 साल से पहले तक आपका कद जितना बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है, 18 साल के बाद नहीं बढ़ सकता है। क्या ये हकीकत है इसमें या कितना अफसाना है ये? जी बिल्कुल, ये जो बड़ा एक आपने हॉट टॉपिक है जी हमारे यहाँ पर जो मुआशरे में आजकल बच्चों की ग्रोइंग के हवाले से अगर हम बात की जाए तो, लेकिन जब आपको बाज़ पेरेंट्स को या बच्चों को लोगों को खबर ही उस टाइम होती है जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अब हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। ट्रू। बेसिकली तो जो एक नेचुरली जो प्रोसेस है वो 18 साल से 20 साल की उम्र तक ये कंप्लीट हो जाता है। जितने भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हार्मोन्स की ग्रोइंग में आपके जो हेल्प करते हैं इनके लिए। लेकिन मामूली जो आम तौर पे जो चीज़ें देखी जाएँ वो सबसे पहले ये चीज़ आपने देखनी है कि आपका जो बच्चे की 4 साल या 3 साल या 5 साल की एज में आके उसकी जो हाइट है वो उसकी सेहत के और एज के मुताबिक ठीक है। अच्छा। उस एज के हवाले से चल रही है, जैसे एक डाइट चार्ट हम देते हैं उसमें कि उसमें देखा जाता है कि आम चीज़ें ना, ये तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आप अभी गूगल करें कोई भी चीज़ देख लें कि इतना हाइट एज है और इतनी हाइट और कितनी होना चाहिए इस चीज़ में। उस चीज़ को देख के जो लोग तो इनिशली तौर पर अपनी डाइट का सबसे पहले और दूसरी चीज़ों का एक्सरसाइज का ख्याल करते हैं। अच्छा, यानी 5 साल के बच्चों को आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि इसकी हाइट बढ़ रही है या नहीं बन रही। ओके। और जेनेटिक तौर पे जब जिनकी माँ बाप की हाइट छोटी हो तो उन लोगों को ज़्यादा और अलार्मिंग चीज़ होती है कि उन लोगों को ज़्यादा और ख्याल करना पड़ता है कि जी हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जी। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है एक्सरसाइज।
अच्छा। अगर तो आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे ठीक तरीके से, और फिजिकली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है इसमें, फिजिकली एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो मैं भी बता भी तो दूंगा क्या आपको। 5 साल के बच्चे को एक्सरसाइज जी कराना शुरू डेफिनेटली कर दें? 5 साल के बच्चों को भी एक्सरसाइज करवा नहीं सकते, अब क्यों नहीं अच्छा। करवा सकते। अब एक बच्चा जो है वो, उसका अगर पेट बढ़ रहा है और वजन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसकी जो हाइट है उसकी ग्रोइंग के ऊपर बिल्कुल फर्क आएगा। लेकिन माँ बाप ये देख के खुश रहते नहीं जी मेरा बच्चा बड़ा हेल्दी हेल्थी है, मोटा ताजा, हाँ, मोटा सेहतमंद है। मोटा ताजा जो होता है वो बेसिकली वो चीज़ नहीं है उसकी। आपने दोनों चीज़ें देखनी है, यहाँ बच्चा आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा मोटा heavy भी नहीं होना चाहिए। सही। ये दोनों चीज़ें ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कौन सी ऐसी खुराक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। आप कैल्शियम, विटामिन डी, ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर अगर पूरे लेवल के ऊपर जा रही हैं तो फिर तो आपको हाइट में आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। और फिर जहाँ तक बात की जाती है होम्योपैथिक तरीका इलाज की कि इसमें अद्वियात में इलाज मौजूद है या नहीं है। अच्छा। हर चीज़ की एक हकीकत होती है, उस हकीकत से कोई भी जो ना वो आप आंखें बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे एक एज लिमिट तक जो है आप ये कहें कि भाई एक 16 साल की बच्चियाँ, ज़्यादातर बच्चियों में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है क्योंकि 12 साल के बाद जो बच्चियों के हार्मोनल प्रॉब्लम दूसरी स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर उनमें कद बढ़ने का जो और है weight वो का, height थोड़ा का। स्लो होना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़्यादा एहतियात यही है कि आप 7 साल 8 साल के बच्चों को देखें, उनमें जैसे भी कद में उनका आपको नज़र आ रहा है कि उनके इजाफा नहीं हो रहा, तो उसके लिए किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से आप मशवरा करें और दवाई लीजिए, उससे इंशाअल्लाह ताला फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले जो एक चीज़ आती है, चीज़ याद रखिएगा कि पहले लोग ये देखते हैं कि जी मैंने डॉक्टर साहब 15 दिन दवाई खिलाई, बच्चे का कद नहीं बढ़ा। अच्छा। अब बच्चे का कद जो वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ता, इसको कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए होता है। 3 महीने मेरे पास दवाई जो पेशेंट आते हैं उनसे पहले ये चीज़ बोलते हैं जी कि आपने सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास ट्रीटमेंट लेने से पहले मैं आपसे ये पेशेंस लेवल रखना है। पेशेंस लेवल रखना है। और सबसे पहले एक चीज़ आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने सबसे पहले तो बच्चे को आपने ड्रिंक्स बंद करवाना है, टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स, अच्छा। हर तरह के ड्रिंक्स बंद हैं। ओके। और सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें सारी बंद करवाना है। और कुछ डाइट प्लान और कुछ एक्सरसाइज जब बताई जाती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 मंथ्स नंबर्स ऑफ पेशेंट, लॉट ऑफ पेशेंट जो ऐसे अच्छा। हैं कि जो उनके हमारा बड़े क्लिनिक कद। से अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक से उसमें अल्लाह ने करम किया है ये। और उनके अगर वालिद की हाइट और वालिदा की हाइट 4.8 है या 5 है तो बच्चे 5.6 5.8 हैं। मेरे से रब्ता करके जिनके भी नंबर चाहिए हो मैं वो शेयर भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि ठीक ये है। इसमें अच्छी दवाइयाँ अद्वियात मौजूद हैं और अच्छा। बाकायदा उसको मेंशन है। और WHO से मैं फिर बताता हूँ कि होम्योपैथिक में जितनी भी अद्वियात दी जाती हैं ये तरीका इलाज WHO से रिकमेंडेड है। ओके, दुनिया भर ठीक में है। ये तरीका इलाज राइज है, दुनिया भर में इसके यूज़र हैं। पाकिस्तान से बदकिस्मती के ऊपर वो इसको एप्रिसिएशन मौजूद नहीं एप्रिसिएशन है। नहीं मिलती है, या हमारे यहाँ पे होम्योपैथिक को उस तरह जो है ना वो समझा नहीं जाता है कि इसमें भी इलाज मुमकिन हो सकता है। जी, बिल्कुल। लेकिन मुझे डॉक्टर हमजा ये मुझे बताइए कि आपके पास जो ज़्यादातर पेशेंट हैं वो जो ग्रोइंग एज में होते हैं तब आते हैं, या 18 साल से ऊपर के बच्चे भी आ रहे होते हैं, या जवान बच्चियाँ आ रहे होते हैं जिनके कद छोटे होते हैं और वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना कि लोगों को एहसास पता उस टाइम चलता है जब जब 18 18 साल के हो जाते जाती हैं। है, तो हाँ। फिर जो तो सस्ती शोहरत और लोगों को टाइम और पैसा ज़ाया करने वाले और लोगों को नाउमीद करने वाले लोगों को इतना ज़्यादा यानी डिसाइड हो जाते हैं कि वो कहते हैं जी बड़े बड़े खूबसूरत इश्तिहार, कद में 6 इंच इजाफा, 2 फुट इजाफा, ऐसी कोई चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा। हाँ, आप 18 साल से कम के बच्चे हैं, 16 साल तक के बच्चे हैं, 12 साल से लेके 16 साल तक बेहतरीन आइडियल एज है बच्चों की ग्रोइंग के लिए। ओके। उसमें आप बच्चों को एक्सरसाइज करवाइए, उसमें आप बच्चों की डाइट का ख्याल कीजिए और बच्चों को परहेज करवाइए ये ड्रिंक से, ड्रिंक से, जितनी फिजी ड्रिंक्स है इनसे आप परहेज करवाएं। 100% बच्चों की हाइट जो है वो इंक्रीज होती है विद होम्योपैथिक मेडिसिन आप दीजिए, इंशाल्लाह ताला वो जो आपको उसमें रिजल्ट आना शुरू हो जाता है कि जी ये देखें ये बच्चे में कितनी चीज़ इंप्रूवमेंट की है। मतलब जिनकी जीन्स में भी ये चीज, ये प्रॉब्लम है, वो उनकी भी बढ़ जी जाएगी। डेफिनेटली मैंने कहा शर्तिया इलाज है। जी शर्तिया इलाज, देखें फार्म जाने बदला, लेकिन कोशिश हम उसमें पूरी चीज़ करती हैं। अच्छा। अद्वियात दी जाती हैं और उन अद्वियात के साथ उनको जब क्या हमें पेशेंट आके ये नहीं कह सकता डॉक्टर साहब मैंने 6 महीने आपकी मेडिसिन खाई और मुझे 1% भी फायदा नहीं हुआ, ऐसा अच्छा, नहीं है। अच्छा, ठीक है। 1 इंच 2 इंच 3 इंच ये इसमें इजाफा विद इन 6 मंथ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शर्त वही फिर आ जाती है कि जब आप बच्चों को परहेज करवा रहे हैं, फिजिडिंग नहीं दे रहे और आप उनकी डाइट अच्छी कर रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं और विद होम्योपैथिक मेडिसिन आप उनको दे रहे हैं, तो उसमें इसका इलाज मौजूद है। क्योंकि ये तरीका इलाज कुदरती तरीका इलाज है और कुदरती तरीका इलाज में जब आप ले रहे हैं उसमें आपकी स्टमक भी आपका बेहतर हो रहा है। इसमें बेसिकली तो अब कुछ लोगों को तो फिजिकली चीज़ें नज़र आ रही है ना, जैसे हाइट इंप्रूव नहीं हो रही, जब हाइट इंप्रूव नहीं हो रही तो ये तो सबको नज़र आ रहा है। अब एक बच्चा, जैसे हम अक्सर प्रोग्राम इसमें हमारे हुए हैं कि जी मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर हम बात की जाए तो मेंटल हेल्थ भी इन्हीं चीज़ों से आपकी रिलेटेड होती है कि आपके बच्चों को आप खाने के लिए दे क्या रहे हैं।
हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो ना होने के बराबर हैं और उसमें जो एक्टिविटी है खाली बच्चों पड़े की वो हुए है ही नहीं हमारे है। ग्राउंड्स। हाँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मोबाइल ने ले ली हैं। अब किसी को गेम भी खेलनी है तो वो मोबाइल वो है, फोन पे खेलनी ठीक है। है तो उसने, उससे हाँ। क्या है कि उससे आपके बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है वो भी ख़राब है, बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है और हाइट की वजह से एहसास कमतरी का शिकार भी लोग हो जाते हैं। इवन के लोग तो बाज़ दावे कर देते हैं जी वो ऑपरेट कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसी चीज़ कर देंगे। वो चीज़ें भी लोग करने के लिए रेडी होते हैं, अच्छा। इतने लोग कॉन्शियस होते हैं। मतलब हम इसका इलाज हाइट बढ़ाने का सिर्फ होम्योपैथिक में ही है, जी। एलोपैथिक में नहीं है? नहीं, एलोपैथिक में भी मैं तो किसी भी तरीके इलाज की मुखालफत नहीं करता, हाँ। लेकिन जो रियलिटी हम तो उसकी बात करते जी, हैं जी। कि आप देखिए कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उसमें वो न्यूट्रास्यूटिकल में वो चीज़ें आ जाती हैं, बेसिकली नेचुरल चीज़ें जो होती अच्छा, हैं, ठीक है। जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल के में ओके। उसमें वही चीज़ें हैं जो आपसे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकत देनी है, उसको उसकी वर्किंग ज़्यादा करवाएंगे और उसके साथ आपकी जो बॉन्स को उसकी Strong मजबूती के करेंगे, लिए, हाँ। स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इन चीज़ों को आपको वो थोड़ा सा ग्रो करवाएंगे। उस चीज़ों से जो है वो आपकी हाइट जो है वो ग्रो बाई होती है, लेकिन टाइम बाई टाइम। आफ्टर 1 मंथ अगर आप कह रहे हैं जी मेरे बच्चे की जो हाइट है वो 6 इंच बढ़ानी है या 5 इंच बढ़ानी है, तो उसके लिए आपका जो माइंड है वो रेडी रहना चाहिए कि आफ्टर 1.5 ईयर्स। अच्छा, लोग क्या करते हैं, आए हैं जी डॉक्टर साहब 15 दिन दवाई खिलाई है जी, फायदा नहीं हुआ अभी तक। हाँ। भी 15 दिन में नहीं, इलास्टिक नहीं है जिसको आपने खींचना है और तो वो, और ये हाँ। बड़ा हो जाना है। इवन कि आप अगर अपने वो सर के बाल भी शेव ऑफ करते हैं ऑब्वियसली तो उसको भी टाइम लगता है उसको वापस आते उसी हुए, चीज़ों में regrow आने करते के लिए हुए। 6 महीने से 1 साल आपको उसकी ग्रोइंग के लिए टाइम चाहिए होता है। True, तो ये स्लो प्रोसेस ज़रूर है, इसलिए फिर वो But बात दफ़ा कहते effective हैं है। लेकिन इफेक्टिव है। और अच्छा। ये इससे अल्हम्दुलिल्लाह जो इलाज में फ़र्क है और जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं बच्चों की। इवन के अगर जेनेटिक भी माँ बाप की हाइट कम है और बच्चे उन चीज़ को ग्रो कर रहे हैं, आपको 5 साल में से नजर आ जाता है कि बच्चा फूलना शुरू हो गया, ये ऊपर जाने की बजाय ये बच्चा फैल रहा है। ये हाँ विड्थ में फैल रहा है। तो वो क्या है जी, अब माँ बाप के लिए वो चीज़ें हैं नहीं, माँ बाप के पास उतना टाइम नहीं है या हमारे कि वो पास वो focus चीज़ें कर नहीं सके अपने है बच्चे कि की, फोकस हाँ। करके बच्चों की मेंटली और फिजिकली हेल्थ के ऊपर आप बात करें और बच्चों को जो है वो चलिए, आप ये एक अच्छा grow ऑप्शन है करवाएं। हमारे पास होम्योपैथिक तरीका इलाज में कि आपके बच्चे की अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो हल हो सकती है, इसका इलाज मुमकिन है, वो भी होम्योपैथिक में। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि बच्चे जब आपके पास आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं, तो असेस कैसे करते हैं आपके इनको? क्या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी भी होती है जिसकी वजह से आपकी हाइट रुक जाती है, बढ़ती नहीं है? जी बिल्कुल, जैसे बच्चों में खून की कमी आ गई, मैंने अच्छा। बताया ना, इसमें कैल्शियम की कमी आ गई, विटामिन डी की कमी आ गई। अभी जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी खुराक बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है, वो क्या चीज़ कर रहे हैं कि वो बच्चे हैं, खुराक अच्छी से मुराद ये नहीं है कि उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, उनको या तो सुबह में चॉकलेट मिल रही है हाँ, ब्रेड के ऊपर, बर्गर्स मिल रहे या हैं, फास्ट बर्गर्स फूड मिल रहे हैं, मिल या रहा है। फिर उनके बच्चा हमारा खा रहा है जी, बस ठीक है। हाँ। और जितनी भी फ्रीजी ड्रिंक्स भी हैं, फ्रीजी जितनी आइटम्स हैं, किसी का नाम तो नहीं लेंगे यहाँ पर हम, लेकिन वो जितनी भी चीज़ें फ्रीज की हुई जो चीज़ें हैं ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ओके। अक्सर आप देखते होंगे बाज़ बच्चों में स्टिमरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। अब बात करते हुए अटकने करके इस तरह अटकते करके हैं, बात हाँ, बात कर रहे हैं ना, और या बाज़ बच्चे डिले स्पीच है, अब क्या है जी इसके अब्बा में ये चीज़ थी तो जी इसमें भी आ गई, और भाई ठीक है आ गई, अब्बा में हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी कोई विटामिन की, कोई ऐसी मिनरल्स वो की कोई कमी हो कमी सकती थी है, हाँ। तो जिसकी वजह से वो पूरी नहीं कर सके, उस टाइम वो सहूलियात नहीं थी, वो डॉक्टर मौजूद नहीं थे जो आपको नहीं कर सके। अब स्टिमरिंग भी क्या चीज़ है, ये मसल्स की वीकनेस है, जब अच्छा। बच्चे अटक के बोल रहे हैं, ओके, ठीक है। अब ओके। इसका भी होम्योपैथिक में बेहतरीन तरीका इलाज है, ओके। बेहतरीन तरीका इलाज है कि आप किसी भी किस्म के बच्चे आपको आए जो बात करने में अटकते हैं, हिकलकलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिकलाहट बोलते हैं, तो वो चीज़ें भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक से ये चीज़ें क्योर हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं बच्चों की, बड़ों की, कि जो कि दूसरे तरीका इलाज में उनका इतने अच्छे तरीके से इनका ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन जब हम होम्योपैथिक तरीका इलाज की बात करते हैं तो उसके अंदर ही इसका मुस्तनिद तरीका इलाज से और ये इफेक्टिव तरीका इलाज इसमें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और कितनी देर एक पेशेंट को ये दवाई खानी पड़ेगी होम्योपैथिक की? 3 महीने, 6 महीने, या कितनी देर, कितनी ड्यूरेशन? देखिए, अब जैसे एक बच्चा आया है, वो कह रहा है जी डॉक्टर साहब मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच हो जाए या 5 फुट 6 इंच हो जाए, इस तरह से तकरीबन, तो डेफिनेटली उसको 1 साल से लेकर 2 साल का कम से कम अरसा दरकार है, दवाई खानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये नहीं है कि मैं उन्हें कहूँ जी आप 3 महीने या 6 महीने मेरी दवाई खा रहे हैं तो आप आफ्टर 1 ईयर आपका हाइट बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा। विद इन 3 मंथ 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, मतलब वो विजिबल होगा, वो इफेक्ट आएगा। अब उसमें ही हमारे पास ठीक जब है। स्केल्स पे आ रहा है क्लिनिक पे, तो हम वो चेक कर रहे हैं जी कि आपकी हाइट जो है ये 5.2 इंच से थी,
यानी 60 इंचेस 62 इंचेस थी। अब वो आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ्स बाद आता, मैं 1 मंथ बाद उसकी हाइट जब स्केल्स पे चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है जी कि हाइट इतनी भी नहीं बढ़ी। लेकिन जब वो बंदा ठीक 3 महीने बाद वो बच्चा आ रहा है हमारे पास, तो हमें नजर आ रहा है जी उसकी वो 62 इंचेस से अब 64 इंचेस पे आ गई है, मतलब यानी 2 2 से इंचेस 2.5 बढ़ इंच जो के। फर्क पड़ गया है। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी अच्छी मैं आपको बात बताऊं कि होम्योपैथिक में ये भी चीज़ है कि बच्चे को हम दवाई इस्तेमाल करवाते हैं सिर्फ 3 मंथ, ओनली 3 मंथ्स। ओके। मैं भी किसी का वो बनेंगे हमारा वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए हम किसी का नाम कभी भी किसी का वो नहीं नॉमिनेट करते कि फलां बंदे ने दवाई खाई, फलां ने खाई। वो तो फिजिकली को हमारे पास आए तो हम रेफरेंस दे सकते हैं कि पाकिस्तान की एक जो अच्छा। अच्छी कम्युनिटी है, बड़े बड़े जो लोग हैं उनको आपने ट्रीट किया, वो ठीक है। उनके बच्चों ने भी होम्योपैथिक से ही उनकी जो वाह जी वाह, हाइट्स हैं क्या वो बढ़ी बात हैं। है। वो सुन भी रहे होंगे प्रोग्राम में, वो मुस्कुरा रहे होंगे यकीनन कि बुखारी साहब ने वो नाम ले दिया। तो उन चीज़ों को जो है ना हम देखते हुए बच्चों की हेल्थ के लिए दवाई जब दी जाती है तो विद इन 3 मंथ्स आप इत्मीनान रखें, यकीन रखें कि इंशाल्लाह ताला फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि 3 महीने दवाई खिलाने के बाद बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ेगी ज़रूर, ठीक है। वो 2 इंच बढ़े, 3 इंच बढ़े, 4 इंच 2 इंच बढ़े। लेकिन क्या चीज़ है कि 3 महीने में वही बता रहा कि 3 महीने दवाई खिलाने के बाद हम फिर 3 महीने का ब्रेक देते हैं। अच्छा, फिर बच्चे को ये नहीं कि बच्चे ने कंटिन्यू 1 साल दवाई खानी है। ओके, ठीक है। 3 मंथ्स में बच्चे को आपने दवाई देनी है, उसमें बच्चे को आपने जो एक्सरसाइज हम बताएंगे वो एक्सरसाइज करनी है, चार्ट आप बना के देंगे, जो परहेज बताएंगे वो करें, और जो उसमें हम आपके साथ डाइट आपको बता रहे हैं वो बच्चों को खिलाएं। बच्चे की हाइट आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगी। और 3 महीने उसके बाद उसको नहीं दी जाएगी, कोई भी दवाई नहीं दी 3 महीने के बाद, लेकिन फॉलो अप होगा उसका फॉलो कि अप बड़े आफ्टर 3 मंथ्स। अच्छा, लेकिन वो जब दवाई खत्म कर देगा क्या उसके बाद भी उसके कद में इजाफा होगा या नहीं? डेफिनेटली होगा। एक चीज आपको बूस्टर कर दी ना, उसके ठीक आपके है। ग्लैंड्स में जो है उस चीज को वर्किंग के ऊपर ले आए, तो वो डेफिनेटली आपको 3 मंथ्स तो आपने दवाई में आपको नजर आया जी 1.5 इंच फर्क पड़ गया, वो तो मस्ट है, 1.5 इंच 2 इंचेस जो है वो इंक्रीज हो गई हाइट। अब आपने क्या कर रहे हैं, अब आप 3 मंथ्स का ब्रेक कर दिया। अब आप आफ्टर 6 मंथ बाद जब आप दोबारा आ रहे हैं, उसमें आपको पता क्या चल रहा है, आप ये चीज देख रहे हैं कि जी 3 मंथ्स में 2 इंचेस बढ़ी थी, अब जो मेरी हाइट है वो 1.5 इंचेस और बढ़ गई है। लिहाजा अब आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आप परहेज करें, एक्सरसाइज करें और होम्योपैथिक दवाइयां खाएं। स्लो विंस द रेस है ना, तो ये वही प्रोसेस है कि स्लो प्रोसेस है, आपको इसका इफेक्ट नजर जरूर आएगा, लेकिन आपको पेशेंस लेवल अपना बहुत ज़्यादा बरकरार रखना पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। बच्चों में वेट का इजाफा किस तरह किया जा सकता है होम्योपैथिक तरीका इलाज से, उस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हेल्दी रहने के हवाले से। जिस तरह हमारी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह कुछ और एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड करना बेहद ज़रूरी है। वो एक्सरसाइज हो सकती है, वो योगा हो सकती है, वो कोई भी हेल्दी एक्टिविटी होती है, कोई भी स्पोर्ट हो सकती है। मसला ये है कि जनाब, अगर मैं अपनी बात करूँ तो सुबह सवेरे जब भी उठते हैं तो एक फ्रेशनेस होनी चाहिए, एक फ्रेशनेस की फील होनी चाहिए कि आप सब सवेरे उठ रहे हैं, बड़ी अच्छी नींद पूरी हुई है। नींद पूरी होने के बावजूद भी आप सिकनेस फील करें या मसल में स्टिफनेस फील करें तो ये काम ख़राब हो जाता है यहाँ पर, कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो मॉर्निंग सिकनेस हो रही है और आप आवाज़ारी के साथ उठ रहे हैं, जिस्म में दर्द है और समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। तो इसके ऊपर आज हमने बात करनी है कि ये मसला क्या है, अगर नींद पूरी भी है या उसके बावजूद भी आपके जिस्म में बॉडी पेन क्यों होती है, वजह इसकी क्या है, हल इसका क्या है। क्योंकि अगर मेरे साथ है तो ऑब्वियसली बहुत से और भी लोगों के साथ ये मामला पेश आता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो मेरा मसला है ना, ये बहुत सारे लोगों का मसला है कि सुबह सुबह उठते ही मॉर्निंग सिकनेस एक तो होती है, दूसरी स्टिफनेस भी होती है, मसल स्टिफनेस होती है। क्या वजह है कि सुबह हम फ्रेश के बजाय आवाज़ारी हो रही होती है हमें, कि बॉडी पेन्स हो रही हैं, एक्स हो रही हैं, क्या वजह है इसकी? ये आप अकेले का मसला नहीं है, ये तकरीबन आधी कौम का आधी आबादी का मसला है, कौम का। और आपको हैरत की बात ये है कि इसमें से अक्सरियत यंग लोग हैं, हाँ, या वो लोग हैं जिनकी थोड़ी सी एज यंगर से अपर लिमिट पे चले तो गए, वो ठीक है। उनकी मॉर्निंग सिकनेस और स्टिफनेस दोनों वो हाँ। लगते हैं हमें पट्टे हमारे ऐसे अकड़े में हैं कि सुबह उठ के हम फ्रेश होने की बजाय
मजीद आवाज़ार हो जाते आवाज़ार हैं। हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये हमारे पास जब ये सारे लोग आते हैं तो हमें इसमें थोड़ी सी इनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अच्छा 2-3 सवाल हैं। जनाब, आप रात को सोए कितने बजे थे? अच्छा, ठीक रात है। को सोने से पहले आपने फ़ोन कितनी देर इस्तेमाल किया, हाँ। कंप्यूटर कितनी देर इस्तेमाल ओके। किया, टीवी कितनी देर देखा। ओके। जब हमारी स्लीप ही प्रॉपर नहीं है तो फिर वो सुबह उठ के आप फ्रेश कैसे होंगे? नंबर 2, ये पूछने की ज़रूरत है कि आपका बेड कैसा है, स्टिफ तो नहीं है, सख्त तो नहीं है, बहुत ज़्यादा नरम तो नहीं है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी स्लीप में हेल्प करती हैं। फिर ओके। तीसरी चीज़, अगर पिछले दिन जो गुजरा है उस दिन कोई ओवर वर्क कर लिया है, ज़्यादा काम कर लिया है, थकावट ज़्यादा हो गई है, रेस्ट नहीं मिला, और ख़ास तौर पर अगर कोई स्ट्रेस है, अच्छा। कोई टेंशन है, ओके। तो वो आपको अगले दिन भी आपको प्रोजेक्ट करती है। वो आपको जब उठेंगे तो आप प्रॉपर सो नहीं सकेंगे, तो प्रॉपर उठ भी नहीं सकेंगे। तो ये तीन। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम ज़्यादा सो लें, बहुत ज़्यादा, हाँ। तो हम बेहतर उठेंगे। जी। एक बात याद रखिए, वो लोग जिनको जोड़ों की दर्दें हैं, हाँ। ख़ास तौर पे जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गैंठिया टाइप मर्ज हैं, वो ज़्यादा सोएंगे तो उनको दर्द ज़्यादा होगी। अच्छा। जी, होता ही है ओके। कि जो जोड़ है उनके अंदर एक फ्लूइड होता है जो जी। मूव करता है, जी, जी। जो उनको लुब्रिकेट करता है। अगर हाँ। आप ज़्यादा उसको एक जगह पे रहेगा, पड़ा रहेगा, मूवमेंट नहीं होगी, तो वो जमना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा सुबह उठेंगे तो जोड़ वो उनके दर्द अकड़े होंगे, होगी। अकड़े होंगे, अकड़े होंगे, मूवमेंट भी ओके। नहीं होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप सोएं तो प्रॉपर नींद, जितनी 4 से 6 से 8 घंटे के दरमियान की नींद अगर हो जाए ओके, तो तो बेहतरीन वो है। better ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है। तो जैसे लेकिन- कम सोना नुकसानदेह हो सकता है, इससे ज़्यादा सोना भी नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। तो इसलिए मेन जो चीज़ है वो आपने ये देखना कि मेरी एक दिन पहला कैसा गुजरा, ओके। और रात को मैं सोया कब, किस एनवायरनमेंट में सोया, ठंड कितनी थी, गर्मी कितनी थी, ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। मैटर करती हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन क्या जो हमारा स्लीपिंग पोस्चर होता है वो भी बड़ा मैटर करता है कि हमने जो तकिया है वो कितना भारी लिया हुआ है, मतलब कि उसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है। बहुत से लोग हैं बहुत छोटा वाला तकिया लेके सोते हैं, बहुत से लोग बहुत बड़ा वाला तकिया लेके सोते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और ख़ास तौर पे वही बात दोबारा आ जाएगी, जो लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं रात को, इस ऐसे पोस्चर में फ़ोन इस्तेमाल करते करते सो जाते हैं कि बॉडी का एंगल ही ठीक नहीं होता। तकिया बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, जैसे बेड इम्पॉर्टेंट है, उस तरह तकिया भी उस तरह बहुत ज़रूरी है कि आप किस किस्म का तकिया लेते हैं और वो आपको सूट भी करता है कि नहीं करता। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब सुबह उठते हैं अगर आपने सही वाला जो आपको सूट नहीं करा, आपके कंधे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, आपकी नेक में बहुत ज़्यादा पेन रहती है अगर आपका तकिया सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए फिर सुबह उठ के, अगर ये वाली सारे साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो सुबह सवेरे उठ के हम कैसे इस स्टिफनेस को, ये सिकनेस को भगा सकते हैं? देखिए, हर स्टिफनेस और सिकनेस के लिए डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ। हम बहुत सारी चीज़ें जो अपने घर में कर सकते हैं। ठीक है। एक तो कोशिश ये करें, वही जो रूटीन की बात है जी, टाइम पे सोने की कोशिश करें, टाइम पे उठने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं, कम से कम 2-3 चीज़ें का ध्यान रखें। लेट नाइट खाना जो है, खास तौर के ऊपर हैवी मील्स, जो हम आधी रात को मंगा के खाने खाते रहते हैं, जंक फूड खा रहे होते ये हैं, हजम ही नहीं होता। ओके। ये सारी डाइजेशन आपकी ख़राब करेगा, तो बॉडी की स्टिफनेस इससे बढ़ती चली जाएगी। ओके, ठीक फिर है। वो लोग जो डायबिटिक्स हैं, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, वो लोग सुबह उठ के अगर थोड़ी सी वर्जिश कर लें, चाहे 10 मिनट कर लें, घर के अंदर कर लें, कमरे में कर लें, उससे जॉइंट की मोबिलिटी बेहतर हो जाएगी। वो आपको दर्द भी कम होगी, जोड़ जल्दी चलना शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो बॉडी स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी। अच्छा। फिर अगर हम वार्म बाथ ले लें, ओके। नीम गर्म पानी से नहा लें, ये आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देगा और आपकी दर्दें इससे भी बेहतर हो जाएंगी। अच्छा। फिर अगर आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी है, पराठे, नान, चने और निहारियाँ खाने की बजाय अगर हल्का सा को खाना ले लेके नाश्ता ज़रूर करें, ओके। और उसके बाद थोड़ी अपनी मोबिलिटी रखें, तो ये दर्दें बेहतर हो जाती हैं। और फिर भी ठीक ना हो तो जो रूटीन के घर की एक आध दवाई जो मिलती है, हर घर में पड़ी होती है, वो पैनाडोल खा लें। पैनाडोल खा लें, काफ़ी है, ठीक है। लेकिन रोज़ नहीं, रोज नहीं खानी है? रोज़ नहीं। अच्छा। पहले आप अपनी रूटीन सेटल करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये दर्दें बाज़ औक़ात अगर ज़्यादा हों, चक्कर आने शुरू हो जाएं, बुखार हो जाए, अच्छा। जोड़ सख्त हो जाए, तो फिर आप किसी डॉक्टर से रुजू करें। ओह, लेकिन ये ओके। सारा कुछ रेमेडीज जो घर वाली है ना, पहले ये खुद करके पहले ये देख खुद कर लें। उसके बाद भी अगर ना हो तो फिर किसी को दिखाएं। अच्छा, मतलब हमारे घर की जो ख़वातीन होती हैं, ख़ास तौर पर हमारी माएँ जो होती हैं, वो सारा दिन काम करती रहती हैं और रात में कहती हैं जो हमारे टांगों में दर्द हो रही है, हमारे जोड़ दर्द हो रहे हैं, और सुबह उठते हैं तो उन्हें बुखार हो जाता है। ये इसी वजह से होता है, तो उसके लिए उनको क्या कोई रेमेडी घर पे कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं या नहीं? मतलब दूध में जैसे कहते हैं जी हल्दी मिला के दे दें, या इस तरह की कोई टोटके कर लें?
ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन रोज़ बुखार होना हाँ, ये ठीक नहीं है। थकावट की वजह थकावट से। की। अच्छा, दूसरी चीज़ के बुखार महसूस होना और बुखार होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुख्तलिफ चीजें हैं। हाँ, अच्छा, उनको इसको किस महसूस- तरह डिफरेंशिएट करेंगे वो आप? तो थर्मामीटर से चेक होगा ना। अच्छा। अगर आपको महसूस हो रहा है कि जी मुझे बुखार है, हाँ। तो आप एक आध दफ़ा किसी डॉक्टर के पास या खुद थर्मामीटर से, अब तो डिजिटल थर्मामीटर भी आ जी, गया, जी। आप चेक कर लें। क्योंकि बुखार महसूस होना और चीज़ है, होना। अगर वाकई रोज़ हो रहा हाँ। है तो फिर तो चेक कराना चाहिए। फिर तो डॉक्टर से चेक कंसल्ट कराना करना चाहिए, चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी जो माएँ बहनें हैं, घरों में बेटियाँ काम करती हैं, उनको रेस्ट वाकई नहीं मिलता। हाँ जी, कभी नहीं किसी के मिलता। खाने का टाइम हो जाता है, कभी वही किसी ना, के जाने सारा का दिन टाइम हो बेचारी जाता ये है। इधर इसी उधर कर काम में रही लगी होती है रहती है। काम। इसीलिए उनमें मसल की स्टिफनेस और ख़ास तौर पे जिसको हम फाइब्रोमाइल्जियास कहते हैं, कमर के ऊपर वाले हिस्से में, गर्दन के नीचे, दोनों कंधों के दरमियान ऐसे दर्दें होती हैं जैसे किसी ने, हम पंजाबी में कहते हैं, कुट लगाई होती है, ओहो। कि वो सख्ती स्टिफनेस रहती है। दैट इज़ ट्रीटेबल। अच्छा, हाँ, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ओके। हमें इसको डायग्नोज कर लें तो हम उनको पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं इसी अच्छा, जगह का, ओके। और उसके बाद हम इसके अंदर एक इंसुलिन वाली नीडल लेके उसके अंदर अच्छा। हम ओजोन लगा देते हैं, ओह। ऑक्सीजन है वो, जो जहाँ से ट्रिगर दर्द होती है ना, वो जगह ठीक हो जाएगी। वाओ, जैसी दर्द की कॉज ठीक होगी तो दर्द भी ठीक हो जाएगी। ओके। लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि आप अपना ख्याल रखें, डाइट ठीक रखें, ज़रूर कोई फ्रूट जो घर पे अवेलेबल है, दूध वो ज़रूर खाएं। लें, ताकि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बेहतर होगी तो दर्दें कम होंगी। लेकिन जो ट्रीटमेंट आप बता रहे हो ओजोन वाला, तो ये कितनी दफा वो करा सकते हैं? किसी भी दर्द के लिए ये हो ये सकता है? बहुत सारी दर्दों के लिए हम करते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, अच्छा। नुकसान कोई नहीं है, और ये हम गाइडेंस में करते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड के जरिए देख के पिन पॉइंट करके वो ओके, करते कि हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली हो Specific रही हो है, जाए, हाँ वहीं जी। पे करना है। क्योंकि स्टीरॉइड नहीं है कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई ओके। नुकसान हो, तो ये कराया जा सकता है, और बाज़ लोगों को तो बहुत बहुत अरसा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद जी, वो बिल्कुल ठीक जी, हो जी, जाते जी, हैं। काफ़ी ये हद तो तक, बड़ी जी। अच्छी चीज़ है कि आप डॉक्टर साहब के पास जा सकते हैं और अपनी जितनी भी एक्यूट दर्दें हैं आपकी, जो साल पुरानी है, जो हर सर्दियों में निकल आती है या आपको बार बार होती है, वो आप जाके उसका ट्रीटमेंट मौजूद है। ओजोन उसको कहा जाता है, वो थेरेपी है, जी। प्रेशर दिया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है। हाँ। इंसुलिन वाली नीडल, इंसुलिन वाली हाँ। नीडल लगाई जाती है, और उसकी वजह से जनाब अगर आपकी सारी दर्दें भाग जाती हैं और आपको रिलीफ मिलता है, तो और क्या ही चाहिए आपको। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।